इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी में तूफानी प्रचार चल रहा है और आज बाराबंकी, फतेहपुर, हमीरपुर में जनसभाएं करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सुबह 11 बजे बाराबंकी में विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा है। भाजपा प्रत्याशी राजरानी रावत के समर्थन में ये जनसभा होगी। दोपहर 12:30 बजे फतेहपुर में जनसभा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। भाजपा प्रत्याशी निरंजन ज्योति के लिए करेंगे प्रचार और इसके बाद हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे पीएम। भाजपा प्रत्याशी कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के समर्थन में ये जनसभा होगी और यूपी में 5वें चरण के लिए 20 मई को चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी के तमाम दिग्गजों का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। तूफानी दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के तमाम दिग्गज। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद पूरी कमान संभाली हुई है और इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी आज कई जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं यूपी के। दोपहर 12:30 बजे वो फतेहपुर में जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी निरंजन ज्योति के लिए प्रचार करेंगे। इसके बाद हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में उनकी जनसभा होगी। भाजपा प्रत्याशी कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के समर्थन में वो जनसभा करते हुए नजर आने वाले हैं। यूपी में 5वें चरण के लिए 20 मई को चुनाव होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी में तूफानी प्रचार लगातार जारी। बाराबंकी, फतेहपुर, हमीरपुर में जनसभा करेंगे वो और सुबह 11 बजे बाराबंकी में विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री खुद बाराबंकी पहुंच रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी राजरानी रावत के समर्थन में ये जनसभा है। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे फतेहपुर में उनका दौरा रहेगा। यहां पर भी वो प्रत्याशी निरंजन ज्योति के लिए प्रचार करते हुए जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे और भाजपा प्रत्याशी कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी बीच हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। तो राघवेंद्र, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में दौरा रहने वाला है। तमाम जनसभाओं को संबोधित करेंगे। क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे उनके दौरे के मद्देनजर? बिल्कुल मनीषा, अगर हम बात कर लें पीएम मोदी की जनसभाओं को तो ये देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की सीटों को जीतने के लिए प्रधानमंत्री की कवायद कितनी तेज है और पीएम मोदी वो चेहरा है जिसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक पहुंचती भी है। क्योंकि 2014 के बाद से ये सच्चाई है कि बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जो सिर्फ पीएम मोदी के नाम पे ही सांसद बन गए। उस तरह का कोई जनाधार तो नहीं था जिसमें सांसद विधायक बनने या जनता में उस तरह का विश्वास हो कि उन्हें सांसद चुने। लेकिन पीएम मोदी का ही वो चेहरा है कि किसी को भी अगर प्रत्याशी बनाती है भारतीय जनता पार्टी तो वो जीत जाता है। बाराबंकी की हम बात कर लें जहाँ पे पीएम मोदी की सभाएं होनी है तो बाराबंकी वो जिला है जिसकी सीमाएं अमेठी से, इसके अलावा अयोध्या से और इसके अलावा हम बात कर लें लखनऊ से तो बहराइच से, इन सीमाओं को टच करते हुए बाराबंकी की सीमाएं हैं। इसके अलावा हम बात कर लें फतेहपुर के तो फतेहपुर प्रयागराज और कानपुर से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है जो कुछ हद तक बुंदेलखंड क्षेत्र में भी आता है। और अगर हम बात कर लें हमीरपुर की तो हमीरपुर, बांदा और कानपुर और चित्रकूट से सटी हुई उसकी सीमाएं हैं। एक तरफ दो जिलों की बात कर लें तो बुंदेलखंड के वो ज़िले हैं जहां पे पानी की बहुत समस्या हुआ करती थी कि वहां जनता को स्वच्छ पीने का पानी, नहाने का पानी, उन्हें तमाम दुश्वारियों से सामना करना पड़ता था। हर घर जल योजना के तहत और प्रधानमंत्री मोदी की जो योजनाएं थीं और राज्य की जो योजनाएं थीं उसके तहत बुंदेलखंड वासियों को जिस तरह से हर घर नल योजना के तहत स्वच्छ जल पहुंचाया गया, इसके अलावा सड़कों का एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा जाल बिछाया गया और निवेशक भी बुंदेलखंड क्षेत्र में भी निवेश करने लगे तो रोजगार की भी संभावनाएं वहां बनी। और सुरक्षा को लेकर जिस तरह से माफियाओं का सफाया सीएम योगी द्वारा किया गया वो एक ऐसा माहौल दिया गया जहां रोजगार भी मिला, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिली, सुरक्षा भी मिला। और इसके अलावा अगर हम बाराबंकी की बात कर लें तो राम मंदिर निर्माण के बाद से चूँकि बाराबंकी की सीमाएं अयोध्या से मिलती हैं, फैजाबाद से मिलती हैं तो यहाँ एक समीकरण राम मंदिर भी है। इसके अलावा सुरक्षा है और स्वच्छ जल जो पहुंचाने का काम सरकार द्वारा किया गया है उसको है। और सीएए भी अब मुद्दा बनता जा रहा है। ये ऐसा मुद्दा है जो चाहे चुनाव प्रचार महाराष्ट्र में हो या चुनाव प्रचार उत्तर प्रदेश में हो या फिर बंगाल में हो, चूँकि 300 शरणार्थियों को जब से नागरिकता कल दी गई है गृह मंत्री द्वारा उसके बाद से सीएए का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। और पीएम मोदी का आज का संबोधन, चूँकि 5वें चरण में पिछली बार जो चुनाव हुए थे 14 सीटों पे उस पर 13 पे भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल की थी, इसलिए भी खास है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार
और ज़्यादा अपनी सीटें बढ़ाने का प्रयास कर रही है। कितनी सफलता मिलेगी ये तो 14 जून को पता चलेगा, लेकिन पीएम मोदी की इतनी जनसभाएं दिखाती हैं कि आज भी भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक या वोट को अपने में कन्वर्ट कराने की क्षमता रखने वाला अगर कोई चेहरा है तो वो पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी का चेहरा है। बिल्कुल राघवेंद्र, जैसा कि आपने तमाम सियासी समीकरणों को समझाने का प्रयास किया, अगर बात बाराबंकी की जाए जहां से राजा रानी रावत को टिकट दिया गया है भाजपा द्वारा, तो वहीं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की तरफ से तनुज पुनिया को टिकट दिया गया है। तो अगर ये भी देखा जाए तो पीएल पुनिया का काफी ज्यादा यहां पर एक समय में दबदबा रहा है। किसी प्रकार की चुनौती देख पा रहे हैं बाराबंकी को फतेह करने के लिए? बेशक मनीषा, वैसे तो पीएल पुनिया कोई पॉलिटिशियन व्यक्ति नहीं रहे, नौकरशाह थे। आईएएस से रिटायर होने के बाद से बहुजन समाजवादी पार्टी, उसके बाद कांग्रेस, और राजनीतिक करियर का सफ़र उनका ठीक चल रहा है। और हम बाराबंकी की बात कर लें तो बाराबंकी में जिस प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी लाई थी, उनका एक वीडियो वायरल होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी को अपना प्रत्याशी बदलना पड़ा था। ऐसे में पीएल पुनिया का वहाँ पे जनाधार मजबूत तो दिखाई दे रहा है, लेकिन सारी मजबूती नेताओं की उस समय नेस्तनाबूद हो जाती है जब राम लहर चलती है या पीएम मोदी का चेहरा चलता है। क्योंकि कई किले, हम चाहे पिछली बार कन्नौज की बात कर लें, अमेठी की बात कर लें, इसके अलावा कई ऐसे किले थे, आजमगढ़ भी उसमें शामिल है, वो ढहे, वो चाहे बसपा का गढ़ रहा हो या सपा का गढ़ रहा हो या कांग्रेस का गढ़ रहा हो। तो ये अगर कोई जनाधार वाला नेता है, जैसे पीएल पुनिया की आपने बात की, तो बेशक इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जाति समीकरण जो है, वोटों का जो समीकरण है, पीएल पुनिया चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, उस रूप में उनका होता बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन जब चुनाव होंगे, जब मतदान होंगे 20 तारीख को, तो जब जनता वोट देने जा रही है, तो जिस तरह साइलेंट राम लहर के यहाँ पे चल रही है, जिस तरह से ये एनआरसी और देश की सुरक्षाओं को लेकर जिस तरह से काम किया गया, इसके अलावा राशन शासन और सुशासन, जिस तरह से गरीबों में सुरक्षा दी गई, राशन दिए गए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के उनके विकास के लिए काम किए गए, इन सब को देखते हुए फिर जब वोट पड़ता है तो प्रायः ऐसा देखने को मिलता है पिछले 2 चुनावों से कि भारतीय जनता पार्टी अन्य प्रत्याशियों को हरा देती है और वहाँ पे जीत मिल जाती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जहां कमजोर भी होता है, जनता में अगर कोई नाराजगी भी होती है, फिर भी वो मोदी के नाम पे वोट दे देती है, क्योंकि जनता फिर यही कहती है कि हमें पीएम चुनना है। और उसमें पीएम कैंडिडेट के रूप में पीएम मोदी का चेहरा बहुत बड़ा हो जाता है। और शायद हो सकता है कि बाराबंकी में भी आपको यही देखने को मिले। बिल्कुल राघवेंद्र, फतेहपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 67 सालों से बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है। लगातार बीजेपी लोकसभा इलेक्शंस में हैट्रिक लगाती हुई आई है, लेकिन इस बार सपा ने जो कैंडिडेट उतारा है वो भी टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक ओबीसी चेहरे को सपा ने उतार कर कहीं ना कहीं क्या फतेहपुर में बीजेपी की चुनौतियों को धार देने की कोशिश की है, चुनौतियां बढ़ाने का काम किया है? मनीषा, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी द्वारा जहां भी ओबीसी उम्मीदवार या माइनॉरिटीज़ का उतारा जाता है, वहां पीडीए की बात कही जाती है कि हम पीडीए की वकालत करते हैं, हम पीडीए के संरक्षक हैं। हालांकि पिछले चुनाव में राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था तो उन्हीं की पार्टी के विधायक पटेल द्वारा इसका विरोध किया गया, पल्लवी पटेल द्वारा, और कहा गया कि अखिलेश यादव पीडीए की बात तो करते हैं, लेकिन जब उनको टिकट देना है तो बच्चन और रंजन उनको याद आते हैं, उनको दिखाई देते हैं, या कहीं उपचुनाव होता है तो फिर उनको सवर्ण दिखाई देता है। तो पीडीए में भी सेंध लगी है। ओवैसी और पल्लवी पटेल अलग राग अलाप रहे हैं। हालांकि फतेहपुर में अखिलेश यादव चुनौती देने का प्रयास जरूर किए हैं, लेकिन फतेहपुर भी वो जिला है जो विकास से अछूता नहीं रहा है। यहाँ पे विकास की तमाम संभावनाओं के जो द्वार थे उसको सीएम योगी और पीएम मोदी द्वारा खोला गया है। अखिलेश यादव कितना सफल होंगे चुनौती देने में, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, जिस तरह से जनता में राम मंदिर को लेकर, सुरक्षा को लेकर भाव है, वैसे में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई देता है। ठीक है राघवेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ और लगातार सियासी समीकरणों को जैसा कि समझाने का प्रयास किया जा रहा है, आगे भी ये चर्चा जारी रहेंगी।